एक परफेक्ट शुरुआत। नमस्कार, एक नई सुबह की शुरुआत के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं नए तेवर और नए कलेवर के साथ नया सवेरा के इस विशेष अंक को लेकर। मैं हूं शैला निगार और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी जया सिन्हा। गुड मॉर्निंग। जी हां, आप सभी का बहुत स्वागत है। अगले 1 घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन अपडेट्स। संसद में क्या गतिरोध टूटेगा या नहीं, साथ ही साथ यहाँ पर जापान से खास मेहमान भी भारत दौरे पर आ रहे हैं, उस पर भी होगी हमारी विशेष कवरेज। तो शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग पर हमला। भारत ने दिल्ली स्थित ब्रिटेन उच्चायुक्त को किया तलब। सुरक्षा नहीं होने पर मांगा स्पष्टीकरण। दोषियों की पहचान कर तुरंत गिरफ्तार करने की मांग। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा आज से भारत के 2 दिवसीय दौरे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आपसी हित के द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर करेंगे चर्चा। संसद में क्या आज खत्म हो पाएगा गतिरोध? पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी मांगों पर अड़े। दोनों सदन में अहम विधायी कार्य प्रभावित। G20 के तहत सिविल 20 की बैठक आज से नागपुर में। सिविल सोसाइटी की भूमिका पर विस्तार से होगी चर्चा। वहीं अमृतसर में श्रम 20 सम्मेलन में अब तक श्रमिकों से जुड़े कई मुद्दों पर हुई बातचीत। कोयम्बटूर में भी आज से शुरू होगा G20 यंग एम्बेसडर समिट। आज से रूस की यात्रा पर होंगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से पहला रूस दौरा। राष्ट्रपति पुतिन से होगी मुलाकात। आज से भोपाल में शुरू होगा ISSF वर्ल्ड कप निशानेबाजी चैंपियनशिप। ओलंपिक पदक विजेता और विश्व चैंपियन सहित 198 निशानेबाज दिखाएंगे जौहर। तो नया सवेरा में आइए सबसे पहले देखते हैं देश भर से कुछ खास खबरें। और सबसे पहले बात यहां पे संसद के बजट सत्र की। बिल्कुल, संसद के बजट सत्र का दूसरा हिस्सा लगातार हंगामे और शोर शराबे की भेंट चढ़ रहा है। आज सोमवार है और फिर एक नई सुबह है। तो सवाल यही है कि क्या आज दोनों सदन में गतिरोध टूट पाएगा, क्योंकि राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान के बाद से सरकार और बीजेपी दोनों ही आक्रामक हैं और राहुल से माफी की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष चाहता है कि अडानी से जुड़े हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर जेपीसी जांच बिठाई जाए। इन सबके बीच संसद के विधायी कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। इस बीच दोनों सदन के अहम विधायी कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हैं। कई विधेयक लंबित पड़े हैं और सदन के पटल पर सरकारी विभागों की रिपोर्ट पेश नहीं हो पा रही है। राज्यसभा में कपड़ा मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय से संबंधित कार्यकरण पर चर्चा सूचीबद्ध है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से महिलाओं के बारे में दिए गए बयान पर भी राजनीति गर्म हो गई है। दिल्ली पुलिस ने कल फिर से राहुल से जानकारी हासिल करने की कोशिश की तो कांग्रेस ने इसे राजनीतिक रंग दे दिया। भाजपा ने इस मामले पर पलटवार किया और राहुल गांधी से पुलिस के साथ सहयोग करने की बात कही। इस बीच दिल्ली पुलिस का बयान आया कि उन्होंने जानकारी जुटाने की कोशिश की थी, लेकिन हमें कोई जानकारी नहीं मिली है। उधर बीजेपी ने घटनाक्रम का राजनीतिकरण करने पर जमकर पलटवार किया है और कहा है कि राहुल गांधी राजनीति के लिए कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन उनके पास कोई तथ्य नहीं होते हैं। और राजेश राज हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। राजेश, सबसे पहले बात कर लेते हैं संसद में चल रहे गतिरोध की। आप अगर विदेशी जमीन पर जाकर किस तरह का अगर बेतुका बयान देते हैं तो आपको उसका सवाल तो देना पड़ेगा, उसका जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। संसद भवन में मैं बयान दूंगा, संसद भवन में मैं अपनी बात रखूंगा, ऐसा उन्होंने कहा था, लेकिन ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। एक नए हफ्ते की शुरुआत हो रही है, क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं आज हम संसद के गतिरोध को लेकर?
देखिए सबसे पहले तो यही कि बजट सत्र का जो पहला हिस्सा था उसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा और फिर बजट पर चर्चा। और आपने देखा होगा कि पहले हिस्से में भी जिस तरीके से गतिरोध रहा उसकी वजह से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा भी 2 दिन देर से शुरू हो पाई। अमूमन असहमति और सहमति के बीच राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा और फिर बजट पर चर्चा ध्वनि मत से पारित कराए जाने की परंपरा रही है। और प्रधानमंत्री के उद्बोधन के दौरान जिस तरीके से विपक्ष ने पहले हिस्से में टोका टोकी किया उसकी कहीं ना कहीं जो दूसरे हिस्से में अब गतिरोध जो दिखाई पड़ रहा है उसका कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन पहले ही हिस्से में दिखाई पड़ रहा था। और गुरुवार को राहुल गांधी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 24 अकबर रोड में ये उम्मीद जताई थी कि वो शुक्रवार को संसद के भीतर बयान देंगे, तो एक उम्मीद की किरण जगी थी कि शायद लोकसभा के भीतर वो जब बयान देंगे तो सत्ता और विपक्ष के बीच कहीं ना कहीं जो रही सही कसर है वो संसद के भीतर पूरी हो जाएगी और दूसरे हफ्ते से यानी आज से सदन की कार्रवाई ठीक ठाक तरीके से चल पाएगी। क्योंकि हम जानते हैं कि फाइनेंस बिल जो है वो महत्वपूर्ण बिल होता है और पूरे देश की अर्थव्यवस्था जो है उससे संचालित होती है और कई मंत्रालयों के कार्यक्रम पर भी चर्चा जो है वो प्रस्तावित है पहले दिन से ही यानी 13 मार्च से ही, लेकिन अब तक उस पर चर्चा नहीं शुरू हो पा रही है। शुक्रवार को जब राहुल गांधी ने बयान देने की बात करी थी तो ये उम्मीद जगी थी कि संसद में सब कुछ ठीक ठाक होगा, लेकिन सदन के भीतर जाने के बाद कहीं ना कहीं विपक्ष जो है जेपीसी की मांग पर अड़ा रहा और सत्ता पक्ष के लोग राहुल गांधी से माफीनामे की मांग पर, लिहाजा सदन की कार्रवाई शुक्रवार को दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। और एक ही बार में अमूमन ये देखा जाता था कि 11 बजे सदन की कार्रवाई जब 2 बजे तक के लिए स्थगित होती थी, फिर 2 बजे जब शुरू होती थी तो फिर दिन भर के लिए जो कार्यवाही है उसको स्थगित किया जाता था। लेकिन शुक्रवार को 11 बजे ही दोनों सदनों की कार्रवाई जो है वो स्थगित करनी पड़ी। लिहाजा जो उम्मीद की किरण जगी थी राहुल गांधी के बयान के बाद कि वो शुक्रवार को बयान देंगे वो देखने को नहीं मिला। लेकिन राजेश राज देखिए, राहुल गांधी जनता के नेता है, चुने हुए नेता है और मतलब इस पद पर आसीन है, उसके बावजूद इसे उनका बचकानापन कहें या फिर असंवेदनशीलता कहें कि वो कुछ भी कहते हैं, कहकर भाग जाते हैं, उसका प्रूफ भी नहीं देते हैं और उस पर जब पुलिस जाती है बात करने के लिए तो पुलिस से बात करने को भी तैयार नहीं होते हैं। देखिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी पर जो पहले विपक्ष हमलावर होता था तो कई तरह की टिप्पणियां सामने आती थी और लोग कहते थे कि राहुल गांधी को सत्ता पक्ष जो है वो हल्के में ले रहा है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा में निश्चित तौर पर अपने इमेज को थोड़ा ठीक ठाक करने की कोशिश उन्होंने जरूर की, लेकिन जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान जो ही उनका मुंह खुला, जो उन्होंने अपना इमेज ठीक किया था वो इमेज भी उनका ध्वस्त होता हुआ नजर आया। और जब अनाप शनाप आरोप प्रधानमंत्री पर और देश की जो प्रमुख सत्ताधारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी पर वो लगाते हुए नजर आए और भारत जोड़ो यात्रा का वो संस्मरण संसद के भीतर सुनाने लगे, जबकि उन्हें सरकार को घेरना चाहिए था, सरकार के कार्यकलाप पर उन्हें सवाल खड़ा करना चाहिए था, लेकिन वो व्यक्तिगत हमले जो है प्रधानमंत्री मोदी पर और सत्ताधारी पार्टी पर वो करते रहे, जिसकी वजह से जो उनका इमेज भारत जोड़ो यात्रा के दौरान थोड़ा बिल्डअप हुआ था वो इमेज कहीं ना कहीं फिर एक बार ध्वस्त हो गया और कहीं ना कहीं वो सत्ता पक्ष के निशाने पर है। सत्ताधारी पार्टी की तरफ से निशिकांत दुबे जो झारखंड में गोड्डा से बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने उन पर लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर उनकी सदस्यता रद्द करने की भी मांग की है। आज देखना होगा कि लोकसभा स्पीकर की ओर से क्या कुछ सामने आता है। हालांकि आधिकारिक रूप से अब तक लोकसभा सेक्रेटेरिएट की तरफ से कोई बयान या किसी तरह का प्रेस रिलीज जारी नहीं हुआ है, लेकिन अब देखना होगा कि ये जो खबरें लगातार छन कर आ रही हैं उसका क्या कुछ फलाफल निकलता है। आज उस पर तमाम लोगों की नजरें रहेंगी। बिल्कुल, लेकिन राजेश ऐसे में क्या कुछ विकल्प यहाँ पर सामने हैं सभापति के पास, लोकसभा स्पीकर के पास, क्योंकि अहम विधायी कार्य है जो वो लगातार प्रभावित हो रहा है, बेहद महत्वपूर्ण सत्र है। ऐसे में क्या कुछ विकल्प उनके पास हो सकते हैं, क्या कुछ कार्रवाई वो कर सकते हैं? वो पहले भी अपनी नाराजगी बहुत बेबाक तरीके से जाहिर कर चुके हैं।
हाँ, देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से सदन के भीतर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो प्रख्यात समाजवादी चिंतक थे, वो कहा करते थे कि अगर बात न बने तो बहस कर लो, बहस से बात न बने तो वोटिंग करा लो, और बहस, विमर्श और वोट, इन तीन चीजों पर डेमोक्रेसी चलती है, इस बात पर राम मनोहर लोहिया जोर दिया करते थे। लेकिन सदन के भीतर जब बहस होगी नहीं तो विमर्श कहां से होगा, और जब विमर्श नहीं होगा या बहस नहीं होगी, तकरीर नहीं होगी, तो फिर वोटिंग का जो माहौल है वो कहां से दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे में जो राम मनोहर लोहिया कहा करते थे, उनकी बातें जो है अब संसद के भीतर दिखाई नहीं पड़ती, जो कहीं ना कहीं चिंता की रेखाएं खींचती हैं कि डेमोक्रेसी में बहस, विमर्श और वोट के लिए जगह होती है, इन तीनों चीजों की जगह संसद के भीतर दिखाई नहीं पड़ रही है। यह चिंता का विषय है, और अब देखना होगा कि राहुल गांधी पर क्या कुछ कार्रवाई करने की बात सामने आती है, या फिर रूलिंग पार्टी जो ट्रेजरी ब्रांच है वो कैसे इन मुद्दों को लेता है, यह देखने वाली बात होगी। आज का दिन बेहद अहम होगा कि राहुल गांधी क्या अपनी बात जो है सदन के पटल पर रखते हैं, या फिर जो सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं वो उन पर कार्रवाई की मांग करते हैं, और सत्ताधारी पार्टी के लोग उनसे इस जो माफीनामे की मांग पर अड़े हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। राहुल गांधी अगर सदन में बोलने के लिए खड़े होते हैं तो निश्चित तौर पर देखना होगा कि ट्रेजरी बेंच की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन सामने आते हैं। बिल्कुल राजेश राज, आप सदन की कार्रवाई पर अपनी नजर बनाए रखिए, आगे आपसे संपर्क करेंगे। फिलहाल धन्यवाद आपका ये तमाम इनपुट्स हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और बात कर लेते हैं कोविड की, तो देश में पिछले कुछ हफ्तों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बीमारी को लेकर संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि जांच से कोरोना संक्रमण की पुष्टि ना हो। संशोधित दिशा निर्देशों में कहा गया है कि दवा लेने से पहले कोरोना संक्रमण के साथ अन्य स्थानिक संक्रमण की संभावना को भी ध्यान में रखना चाहिए। हल्की बीमारी में स्टेरॉइड के इस्तेमाल की सलाह नहीं दी जाती है। मंत्रालय ने शारीरिक दूरी बनाए रखने, बंद जगहों पर मास्क के इस्तेमाल, समय समय पर साबुन से हाथ धोते रहने को कहा है। बीमारी के लक्षणों पर नजर रखने, शरीर के तापमान की जांच कराते रहें और ऑक्सीजन में उतार चढ़ाव पर भी निगरानी रखने की सलाह दी है। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही हो तो उसे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अगर 5 दिन से तेज बुखार और खांसी हो तब भी चिकित्सीय सहायता लेने की सलाह दी गई है। जोखिम वाले लोगों को अत्यधिक सावधानी बरतने को कहा गया है। मध्यम या गंभीर रोग के बढ़ने का खतरा हो तो रेमडेसिविर दवा 5 दिन तक लेने की सलाह दी गई है। इसमें पहले दिन 200 mg की और उसके बाद 4 दिन 100 mg दवा लेने को कहा गया है। संशोधित गाइडलाइंस में लोपेराविर, रिटोनाविर, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और इवरमैक्टिन, मोलनुपिराविर, फेविपिराविर और एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन जैसी दवाओं का इस्तेमाल ना करने की सलाह दी गई है। कोविड-19 पर राष्ट्रीय निगरानी समूह ने वयस्क कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग ना करने की सलाह दी है। और ब्रिटेन में भारतीय हाई कमीशन पर हमला कर चरमपंथियों ने कामकाज में बाधा डालने की कोशिश की है। इस घटना पर भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। दिल्ली स्थित ब्रिटेन के उच्चायुक्त को तलब किया गया है और लंदन में हुई इस घटना की निंदा की है। भारत सरकार की ओर से कहा गया है कि ब्रिटिश सुरक्षा व्यवस्था का इस तरह से अनुपस्थित रहना गहरी चिंता का विषय है। भारत ने इस मामले में मांग की है कि ब्रिटिश सरकार फौरन दोषियों की पहचान करे और उनकी गिरफ्तारी समेत जरूरी कार्रवाई करे। भारत के इस रुख के बाद ब्रिटिश उच्चायुक्त ने इस घटना की कड़ी शब्दों में निंदा की है। और भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने लंदन में हुई घटना की निंदा की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि मैं लंदन में भारतीय हाई कमीशन के लोगों और परिसरों के खिलाफ शर्मनाक कार्रवाई की निंदा करता हूं, जो पूरी तरह से अस्वीकार्य है। ब्रिटेन में भारतीय हाई कमीशन में लोगों और परिसर के खिलाफ आज शर्मनाक कृत्य की निंदा करता हूं।
और जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो 2 दिन के भारत दौरे पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज वार्ता का कार्यक्रम है। बैठक के दौरान दोनों पक्ष आपसी हितों के द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान G7 के अध्यक्ष पद पर जापान और G20 के अध्यक्ष पद पर भारत की वरीयतों पर भी चर्चा की जाएगी। तो हम इस वक्त ये तस्वीरें देख रहे हैं कि जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा नई दिल्ली पहुंच गए हैं। अपने 2 दिवस की यात्रा पर वो आ रहे हैं और बेहद महत्वपूर्ण है ये दौरा। इसी तस्वीरें हम देख सकते हैं राजधानी नई दिल्ली से। तो जापान दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिनके साथ भारत के संबंध हमेशा से ही बेहद सौहार्दपूर्ण रहे हैं। दोनों देशों को जब भी वैश्विक मुद्दों पर जरूरत पड़ी है, मजबूती से वो एक दूसरे का हाथ थामे रहे हैं। इस वक्त जो वैश्विक स्थिति है, कोरोना के बाद की स्थिति की बात करें या फिर 2 देशों के बीच चल रहे संघर्ष की बात करें, ऐसे में जापानी प्रधानमंत्री का ये 2 दिवसीय भारत दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। और इसी तस्वीरें, उनका स्वागत किया जा रहा है। यहाँ पर नन्हे बच्चे भी वहाँ मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो का स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण दौरा है ये जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो का। और ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं नई दिल्ली से हैं, जब जापान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए दिल्ली में मौजूद हैं और इस समय पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं। अमृतपाल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं इस बड़ी खबर पर बातचीत करने के लिए। अमृत, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि जापान और दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिसके साथ भारत के संबंध बहुत सौहार्दपूर्ण रहे हैं। दोनों देशों को जब भी वैश्विक मुद्दों पर जरूरत पड़ी है, मजबूती से एक दूसरे का हाथ थामे रहे हैं। ऐसे में किशिदा फुमियो और नरेंद्र मोदी के बीच वार्ता में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत होगी और बहुत महत्वपूर्ण दौरा इसे कह सकते हैं। जी, ये महत्वपूर्ण दौरा है 2 एस्पेक्ट से। एक तो बायलैटरल एस्पेक्ट से और दूसरा इसकी जो रीजनल इम्प्लीकेशंस है और तीसरा इसकी जो वैश्विक इम्प्लीकेशंस हैं। बायलैटरल रिलेशंस की बात करें तो उस पूरा गैमेट ऑफ रिलेशनशिप, डिफेंस, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक टाइज, स्किल डेवलपमेंट, क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, और जो कि भारत जापान की ऑलरेडी एक अच्छी पार्टनरशिप है, डेवलपमेंटल पार्टनरशिप है, ट्रेड दोनों कंट्रीज के बीच में है, जॉइंट वेंचर्स हैं दोनों कंट्रीज के बीच में। तो वो पूरा रिव्यू पे होगा, उसको कैसे फाइन ट्यून और आगे किया जाए और आगे की बेहतरी उसमें कैसे लाई जाए, ये एक एस्पेक्ट होगा विजिट का जो अहम है। दूसरा एस्पेक्ट है आपके रिलेशनशिप की रीजनल इम्प्लीकेशंस। आप दोनों इंडो पैसिफिक के 2 छोर पे बैठे हैं, इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं, आपकी विजन्स को इंसाइड करती हैं, कन्वर्ज करती हैं। आप एक ओपन, फ्री, इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक की विजन रखते हैं जो यूनिलैटरलिज्म से मुक्त हो, किसी भी देश की यूनिलैटरलिज्म से मुक्त हो। तो आपकी वो विजन्स को इंसाइड करती हैं। इंक्रीजिंग बेलिजरेंस जो है चाइना के, चीन के पार्ट पे, वो आप दोनों को अफेक्ट करती है। आपके लैंड बॉर्डर्स पे अफेक्ट करती है, उनको साउथ चाइना सी में अफेक्ट करती है, ईस्ट चाइना सी में अफेक्ट करती है। उनकी बड़ी एक एम्बिशियस प्लान है कि वो नॉन मिलिट्री इक्विपमेंट लैंड करें जो साउथ चाइना सी के आसपास के देश हैं। आप उसके डायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं या नहीं, ये देखना होगा, पर आप क्लियरली इस एक्सरसाइज को सपोर्ट करते हैं। आपकी डिफेंस कोऑपरेशन स्ट्रांग है, हालांकि आप उस तरह की कोई साउथ इंडो पैसिफिक में कोई मिलिट्री अलायंस बिल्डअप नहीं कर रहे हैं, पर आप इम्पोर्टेंट जो एक ग्रुपिंग है क्वाड, उसके मेंबर हैं। तो उस लिहाज से इम्पोर्टेंट। और जब मैं एक छोटी सी बात कह के और खत्म कर दूं कि तीसरी बात, रूस के जो राष्ट्रपति हैं, ये आपके चीन के जो राष्ट्रपति हैं वो रूस के दौरे पे हैं। जी, तो वॉर के चलते हुए ये इसकी ग्लोबल इम्प्लीकेशंस के लिहाज से भी ये इम्पोर्टेंट है। आप G20 की अध्यक्षता इस साल आपके पास है
उनके पास G7 की है, जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी को इनवाइट करेंगे, कर सकते हैं, और एक्सपेक्टेड है कि करेंगे हिरोशिमा में जो G7 समिट होनी है। तो उस लिहाज से ये दौरा बड़ा अहम है। जी बिल्कुल, तो दोनों संभाल रहे हैं बेहद महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी, इस लिहाज से ही भी ये जो दौरा है बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही जो अमृतपाल ने कहा बेहद महत्वपूर्ण की जो चीनी वो है, चीनी शीर्ष नेतृत्व इस वक्त रूस यात्रा पर है, उस लिहाज से किस तरह से वैश्विक स्थिति बदलेंगी उस पर भी हम बात करेंगे। अमृतपाल, आपसे आगे जानकारी लेते लेंगे, लेकिन फिलहाल नया सवेरा में हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और यहाँ रुकूंगी छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में, एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे, उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा, आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। ये किया, बट नो हैंड वॉश। जर्म्स करेंगे आउट। हैंड वॉश रिमाइंडर बाय हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं नया सवेरा। और देश भर के 200 से अधिक जिलों में आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षा मेला आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़े पैमाने पर बेरोजगार युवकों का रोजगार उन्हें प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कौशल भारत मिशन के तहत भारत के युवाओं के लिए करियर के अवसरों को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण के तहत कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय देश भर के 200 से अधिक जिलों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला आयोजित कर रहा है। स्थानीय युवाओं को प्रासंगिक शिक्षुता प्रशिक्षण अवसर प्रदान करने के लिए कई स्थानीय व्यवसायों और संगठनों को इस शिक्षुता मेले का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। यह आयोजन विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली कई कंपनियों की भागीदारी का गवाह बनेगा। एक ही मंच के माध्यम से भाग लेने वाले संगठन संभावित प्रशिक्षुओं से जुड़ सकते हैं और मौके पर ही उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने वालों का चयन कर सकते हैं। इस मेले के माध्यम से उम्मीदवार राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद से मान्यता प्राप्त प्रमाणन भी अर्जित करेंगे, जिससे प्रशिक्षण सत्रों के बाद उनकी रोजगार दर में सुधार होगी। और आपको बता दें कि ईडी के नए समन पर आज पेश होंगी तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी के कविता। जी हां, ये एक सवाल है इसलिए क्योंकि दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में पिछली बार कविता ईडी के दफ्तर नहीं पहुंची थी और तब उन्होंने एजेंसी के पास अपने वकील के हाथों डॉक्यूमेंट्स भेज दिए थे। ईडी ने उन्हें दिल्ली शराब नीति मामले में पूछताछ के लिए तलब किया था, जिसके बाद उनके नाम एक नया समन जारी हुआ है। अब ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दायर करके आग्रह किया है कि अदालत को उनके पक्ष को सुने बिना और उनके द्वारा एकत्र किए गए सबूतों की जांच किए बिना कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। दरअसल हालांकि कविता ने पिछली बार ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि नियमों के तहत ईडी एक महिला को पूछताछ के लिए अपने ऑफिस में नहीं बुला सकती है और ईडी को पूछताछ करने के लिए उनके घर आना होगा। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट 24 मार्च को सुनवाई करेगा, लेकिन कोर्ट ने कविता को कोई अंतरिम राहत नहीं दी थी।
इसलिए इससे पहले ईडी कविता से 11 मार्च को 9 घंटे की पूछताछ कर चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान उनसे हैदराबाद के बिजनेसमैन अरुण रामचंद्रन पिल्लई के बयानों के बारे में पूछा गया था। पिल्लई को इसी केस में गिरफ्तार किया गया है। उसे साउथ ग्रुप का फ्रंटमैन कहा जाता है। माना जाता है कि पिल्लई कविता का करीबी है। उनके बयान को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि PMLA के तहत दर्ज किया गया था। पंजाब में अमृतपाल सिंह के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है। वारिस पंजाब डे के प्रमुख को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। कई जगहों पर सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च निकाला। राज्य में कानून व्यवस्था को देखते हुए आज दोपहर तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस ने अभियान चला रखा है। पुलिस ने अमृतपाल सिंह द्वारा बचकर निकलने के लिए इस्तेमाल किया गया वाहन जब्त कर लिया है। जालंधर पुलिस के मुताबिक करीब 20-25 किलोमीटर तक पुलिस ने उसका पीछा किया, लेकिन वो भागने में सफल रहा। लेकिन पुलिस ने इनके 10 सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे 4 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। 7 लोग पहले कल सुबह और 3 कल शाम को गिरफ्तार हुए हैं। 7 इलीगल वेपन्स और 300 से ज्यादा राउंड्स वो पोजीशन में मिले हैं। 3 गाड़ियां जो हैं वो मिली हैं हमें, जो यूज करते थे। उधर भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि यह पंजाब के कानून व्यवस्था की समस्या है। उन्होंने कहा कि देश के खिलाफ कोई ऐसा काम करेगा तो भारत सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को हर संभव सहायता मुहैया कराएगा। देश को तोड़ने की बात करेगा, देश की खिलाफत की को बात करेगा और उसमें भारत सरकार की किसी तरीके कोई भी स्टेट अपनी भारत सरकार से सहयोग मांगेगा तो भारत सरकार का स्वाभाविक तौर पर उसको सहयोग हर तरह से देंगे। लेकिन ये स्टेट का मसला है, ये स्टेट की प्रॉब्लम है और स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। बजाय इतना हड़दंग मचाने के पिछले 2 दिन से शोर मच रहा है जी अब ये कर, तो पंजाब सरकार को अगर कोई कार्रवाई करनी थी तो पंजाब सरकार के हाथ में तो उनको करनी चाहिए थी। इंतजार किस चीज का हो रहा था? पंजाब में वारिस पंजाब दे मुखिया अमृतपाल को भगोड़ा घोषित करने के बाद पंजाब पुलिस अलर्ट मोड पर चल रही है। पंजाब से लगने वाले इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है। पंजाब पुलिस के साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों को भी लगाया गया है। पुलिस हर छोटी बड़ी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। सुरक्षा के मद्देनजर राज्य में इंटरनेट सेवा सोमवार दोपहर तक के लिए बंद कर दी गई है। बॉर्डर वाले इलाकों में पुलिस ने रात से ही नाकेबंदी कर रखी है। पंजाब में प्रवेश करने वाले हर वाहन की तलाशी की जा रही है। बिना तलाशी लिए किसी भी वाहन को प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। संदिग्ध लोगों को काबू करने के लिए पुलिस मुस्तैद है। उधर मोहाली में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों ने मोहाली में फ्लैग मार्च निकाला और लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। शिशु शर्मा शांतल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा और आइए अब देखेंगे खबरें G20 की। भारत की अध्यक्षता में G20 के अंतर्गत सिविल 20 इंडिया की पहली बैठक आज से नागपुर में शुरू हो रही है।
2 दिन की इस बैठक में दुनिया भर के सामाजिक संगठनों को ये बताने का अवसर मिलेगा कि G20 के नेताओं से जनता की क्या अपेक्षाएं हैं। उद्घाटन सत्र में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी और आध्यात्मिक गुरु माता अमृतानंदमयी मौजूद रहेंगे। ये बैठक 2 दिन की है और इस दौरान सिविल सोसाइटी संगठनों और गैर सरकारी संगठनों के परिप्रेक्ष्य पर बातचीत होगी। स्वास्थ्य, पर्यावरण, कला और शिल्प जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में लगभग 250 प्रतिनिधि और 30 वक्ता भाग लेंगे। प्रतिनिधियों को 22 मार्च को नागपुर के पेंच बाघ अभयारण्य और अन्य पर्यटन स्थलों को देखने का मौका भी मिलेगा। बाघों की राजधानी जाने जाने वाली नागपुर पूरी तरीके से सज्ज हो चुकी है सिविल 20 का आयोजन करने के लिए। आप देखें यहाँ पर तो नागपुर शहर जो है वो दीपक लाइट्स के तरीके से पूरी तरीके से सजाई गई है। पेड़ों से, लैंप पोस्ट से, स्ट्रीट लाइट्स, कई कुछ भी कह लीजिए आप, यहाँ पर उसे जगमगा दिया गया है। लोग नागपुर के जो हैं वहां पर जाके वो सेल्फी ले रहे हैं, ग्रुप पिक्चर्स ले रहे हैं। पूरी तरीके से जन भागीदारी का एक इवेंट है और जन भागीदारी ऐसी भी एक जन भागीदारी है जहां पर लोग सामने आकर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। G20 की एक एंगेजमेंट ग्रुप मानी जाती है सिविल 20, जो पूरे विश्व के लोगों के जो आकांक्षाएं हैं उन्हें आवाज देने का काम करती हैं। 14 वर्किंग ग्रुप्स हैं इसके अंडर और जो 14 वर्किंग ग्रुप्स हैं वो लगातार इन थीम्स के ऊपर, अपनी थीम्स पर काम कर रही हैं। तो सभी को साथ लेके चलने के लिए और साथ ही सोशल डेवलपमेंट या इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराने के लिए सिविल 20 यहाँ पर नागपुर में आयोजित की जा रही है। कैमरा पर्सन विष्णु गोटाफोड़े के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज, नागपुर, महाराष्ट्र। और बात करें श्रम 20 की, तो पहला श्रम 20 यानी L20 का 2 दिवसीय सम्मेलन पंजाब के अमृतसर शहर में चल रहा है। L20 के चेयरमैन और भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष हिरण्मय पांड्या ने सभी विदेशी अतिथियों समेत देश भर से पहुंचे श्रमिक नेताओं और विषय विशेषज्ञों का स्वागत किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये सम्मेलन श्रमिकों के ज्वलंत मुद्दों को हल करने में राह दिखाएगा। इसके अलावा श्रमिकों की सम्मानजनक आजीविका और रोजगार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिकों का पलायन, कौशल विकास और कर्मचारी और सरकार की जिम्मेदारी समेत श्रमिकों से जुड़े कई अन्य और महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। भारतीय मजदूर संघ BMS भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत L20 के पहले सम्मेलन के आयोजन से संबद्ध अग्रणी राष्ट्रीय श्रमिक संघ है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर स्थित श्री कृष्णा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी G20 यंग एम्बेसडर समिट 2023 की मेजबानी करने के लिए तैयार है। G20 यंग एम्बेसडर समिट वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए दुनिया भर के युवा नेताओं को एक मंच पर लाता है। G20 यंग एम्बेसडर समिट भारत के युवाओं पर केंद्रित प्रयासों का उदाहरण होगा और दुनिया भर के युवाओं को इसके मूल्य और नीतिगत उपायों को प्रदर्शित करने का मौका देगा। G20 समिट युवाओं को वैश्विक मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, विचारों का आदान प्रदान करने, बातचीत करने के साथ आम सहमति तक पहुंचकर भविष्य के नेता बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। समिट की थीम फ्यूलिंग द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल यूथ है। और नागालैंड में 5 अप्रैल को कोहिमा में होने वाली G20 व्यापार बैठक 2023 की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नागालैंड के मुख्य सचिव जे आलम ने बताया कि राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है और G20 देशों के प्रतिनिधियों के भव्य स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। उन्होंने बताया कि इस आयोजन के लिए हवाई अड्डे, सड़कों और आयोजन स्थलों पर बुनियादी ढांचे से जुड़ी सुविधाओं को नया रूप दिया जा रहा है। इस आयोजन में लगभग 110 प्रतिनिधियों के आने की उम्मीद है, जिसमें से लगभग 100 प्रतिनिधि 28 G20 देशों के होंगे और शेष प्रतिनिधि उन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के हैं जो इस समूह का हिस्सा हैं। उन्होंने बताया कि प्रमुख महाद्वीपीय निगमों के प्रतिनिधि और राजदूत और अन्य देशों के अन्य वरिष्ठ प्रतिनिधि इस बैठक में भाग लेंगे। इस व्यापार बैठक में कृषि और इससे जुड़ी सेवाओं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और पर्यटन पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। इस आयोजन में व्यापार बैठक के अलावा नागालैंड की विशेषताओं को दर्शाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। उत्तर भारत के तमाम हिस्सों में मौसम इन दिनों कुछ अलग मिजाज में नजर आ रहा है।
दिल्ली में आज गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और मौसम की गतिविधियों में तेज बदलाव को देखते हुए लोगों से तैयार रहने की अपील की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि तेज हवाएं भी चल सकती हैं। हालांकि अगले 4-5 दिनों तक अधिकतम तापमान में बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। रविवार को दिल्ली और गुरुग्राम में हल्की वर्षा हुई, जबकि पूरे राजधानी क्षेत्र में बादल छाए रहे और तेज हवाएं चलती रहीं। और देश भर की कुछ और ऐसी खबरों पर नजर डालते हैं जो कि सुर्खियों में है। नागालैंड विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र के पहले दिन विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी और विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव भी होगा। राज्यपाल के अभिभाषण के अलावा सत्र के दौरान बजट प्रस्तुत और पारित किया जाएगा। सत्र 28 मार्च को संपन्न होगा। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार की इस महीने की 7 तारीख को शपथ ली थी। और अब बता दें, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देश भर में आज से 3 अप्रैल 2023 तक 5वां पोषण पखवाड़ा मनाएगा। पखवाड़े का उद्देश्य जन आंदोलन और जन भागीदारी के माध्यम से पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और खाने की स्वस्थ आदतों को बढ़ावा देना है। पोषण अभियान की शुरुआत पोषण संबंधी परिणामों में समग्र रूप से सुधार लाने के उद्देश्य से की गई थी। पोषण पखवाड़ा 2023 की थीम है सभी के लिए पोषण, एक साथ स्वस्थ भारत की ओर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली में आज से डिजिटल स्वास्थ्य पर 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन अंतिम व्यक्ति तक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना आयोजित कर रहा है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। गुजरात के सौराष्ट्र में काशी संगम की तर्ज पर सौराष्ट्र तमिल समागम का आयोजन किया जाएगा। 17 से 26 अप्रैल तक आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में जरिए गुजरात और तमिलनाडु के बीच संस्कृति का आदान प्रदान किया जाएगा। तमिलनाडु और गुजरात के बीच संबंध सदियों पुराना है और दोनों राज्यों के बीच एक विशेष संबंध रहा है। इस कार्यक्रम में सौराष्ट्रवासी तमिलों के जीवन, इतिहास, कला और सौराष्ट्र और उसके आसपास की आर्थिक प्रवृत्तियों की झलक देखने को मिलेगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए नया सवेरा। आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। माय डियर, पहले हाथ धो ले, फिर जी भर के खा ले छोले। थैंक यू। हैंड वॉश रिमाइंडर बाय योर हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। और आइए अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आज से 22 मार्च तक रूस की 4 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। शी जिनपिंग का ये दौरा रूस यूक्रेन जंग के बीच हो रहा है, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि शी जिनपिंग अपनी यात्रा के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच व्यापक साझेदारी संबंधों और रणनीतिक सहयोग सहित सामयिक मुद्दों पर चर्चा होगी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अपने आवास में घुसने वाले पुलिस कर्मियों पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी में हैं। इमरान खान ने आरोप लगाया कि छापेमारी के दौरान पुलिस ने उनके समर्थकों की पिटाई की है। इसके अलावा पुलिस ने उनके घर की दीवारें भी तोड़ी। इमरान खान ने पुलिस की कार्रवाई पर कहा कि मेरे घर पर हमला अदालत की अवमानना है। वहीं पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि पुलिस अदालत के आदेशों का पालन कर रही है। सरकार का कार्रवाई से कोई लेना देना नहीं है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड आज संसद में विश्वास मत का सामना करेंगे।
प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि विश्वास मत हासिल करने के दौरान उन्हें 100% वोट मिलेंगे। 7 पार्टियों वाले गठबंधन में से 2 दलों राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी और CPN-UML ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। इन 2 दलों द्वारा सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद संविधान के मुताबिक प्रधानमंत्री प्रचंड को विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा। अफ्रीकी देश में कांगो में एक बार फिर नरसंहार की घटना सामने आई है। कांगो के पूर्वी और उत्तरी प्रांतों में चरमपंथियों ने 22 लोगों की हत्या कर दी है। इस हमले के लिए स्थानीय लोगों और अधिकारियों ने कोडेको समूह को दोषी ठहराया है। अमेरिकी सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप पर हश मनी मामले में आरोप लगना तय है। अमेरिकी सीनेटर ने कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। आगामी 21 मार्च को मैनहट्टन की एक अदालत में हश मनी मामले में डोनाल्ड ट्रंप की पेशी होनी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अदालत में अपनी पेशी के दौरान गिरफ्तारी की आशंका जताई है। कैलिफोर्निया में इस समय तेज बारिश और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। बाढ़ के कारण कई घर में पानी में डूब गए हैं। दक्षिणी कैलिफोर्निया में बारिश की वजह से सड़कों पर यातायात प्रभावित हुआ है। अधिकारियों ने सैन जोकिन नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा कि वे नदी के जलस्तर की लगातार निगरानी कर रहे हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। इजराइल में एक फिलिस्तीनी बंदूकधारी ने कार में बैठे 2 लोगों पर गोलीबारी की। बंदूकधारी ने वेस्ट बैंक में शहर में गोलीबारी की, जहां पिछले महीने कई हिंसात्मक घटनाएं हुई थी। और आइए अब बात करते हैं कारोबार की। तो कारोबार जगत की कुछ खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित वैश्विक पोषक अनाज सम्मेलन के अवसर पर मोटे अनाजों के प्रचार और जागरूकता पर तकनीकी सत्रों के साथ एक संगोष्ठी आयोजित की। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा तैयार मोटे अनाजों पर मानकों पर आधारित श्री अन्न एक समग्र अवलोकन नामक एक पुस्तक का डिजिटल रूप से विमोचन भी किया। भारत और यूरोपीय संघ ने ब्रसेल्स में व्यापार मुक्त व्यापार समझौते के लिए चौथे दौर की बातचीत पूरी कर ली है। इस पहल का मकसद दोनों पक्षों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाना है। सार्वजनिक क्षेत्र की एनटीपीसी ने पट्टा जिले के बाढ़ स्थित बिजलीघर की 660 मेगावाट क्षमता की चौथी इकाई को ग्रिड से जोड़ दिया है। जमीन जायदाद के विकास से जुड़ी कंपनी डीएलएफ गुरुग्राम में एक नई आलीशान आवासीय परियोजना का निर्माण करने के लिए अगले 4 साल में 3,500 करोड़ रुपए निवेश करेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसकी भागीदार बीपीपीएलसी ने अपने पूर्वी अपतटीय क्षेत्र KGD6 ब्लॉक से प्राकृतिक गैस की बिक्री के लिए नीलामी फिर से शुरू की। विदेशी निवेशकों ने इस महीने अब तक भारतीय इक्विटी में 11,500 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसमें अडानी समूह की कंपनियों में अमेरिका स्थित JQG पार्टनर्स के बड़े निवेश का प्रमुख योगदान है। और अब खबरें देखेंगे खेल जगत से जुड़ी हुई। ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप का आयोजन आज से भोपाल स्थित मध्य प्रदेश राज्य निशानेबाजी अकादमी में शुरू होगा। इस टूर्नामेंट में दुनिया भर से ओलंपिक पदक विजेता और विश्व चैंपियन सहित कुल 198 निशानेबाज हिस्सा लेंगे। भारत और चीन इस प्रतियोगिता में 37 निशानेबाजों के साथ सबसे बड़े दल के साथ हिस्सा होंगे। और खेल जगत की कुछ और अहम खबरों के लिए नजर डालते हैं स्पोर्ट्स रैप पर। एशियाई खो खो चैंपियनशिप आज से असम में शुरू हो रही है। ये टूर्नामेंट का चौथा संस्करण है जो 23 मार्च तक खेला जाएगा। 4 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में महिला और पुरुष वर्ग में कुल 17 टीमें हिस्सा लेंगी, जिनके बीच प्रत्येक दिन 4 मुकाबले खेले जाएंगे। वहीं 23 मार्च को सेमीफाइनल और फाइनल मैच खेले जाएंगे।
टूर्नामेंट का पहला मैच भूटान, मलेशिया, इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया के बीच खेला जाएगा। विशाखापट्टनम में खेले गए दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 10 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने इस सीरीज में 1-1 की बराबरी हासिल कर ली है। भारत द्वारा दिए गए 118 रन के आसान लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने बिना किसी नुकसान के 11वें ओवर में ही हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रेविस हेड ने 30 गेंद में 51 रन और मिचेल मार्श ने 36 गेंदों में 66 रन बनाए। दोनों टीमों के बीच निर्णायक मुकाबला बुधवार को चेन्नई में खेला जाएगा। प्रीमियर लीग में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्स आमने सामने होंगे। इस टूर्नामेंट में गुजरात जायंट्स ने अब तक 7 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उसे 2 मुकाबलों में जीत मिली है, जबकि 5 मैचों में उसे हार का मुंह देखना पड़ा है। टीम अंक तालिका में सबसे अंतिम पायदान पर काबिज है। दूसरी ओर यूपी वॉरियर्स ने 6 में से 3 मुकाबले अपने नाम किए हैं, वहीं उसे 3 मैचों में हार मिली है। यूपी की टीम 6 अंक के साथ अंक तालिका में तीसरे पायदान पर स्थित है। विमेंस प्रीमियर लीग में आज दिन के दूसरे मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। दोनों टीमों के बीच इस मुकाबले में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। मुंबई इंडियंस का इस टूर्नामेंट में अब तक का सफर शानदार रहा है। टीम ने अब तक 6 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से उसे 5 में जीत मिली है। मुंबई इंडियंस 10 अंक के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर कायम है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने इस टूर्नामेंट में अब तक 6 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से उसे 4 में जीत हासिल की है। दिल्ली की टीम अंक तालिका में 8 अंक के साथ दूसरे स्थान पर काबिज है। भारत के अक्षदीप सिंह ने जापान के नोमी में चल रहे एशियन 20 किलोमीटर पैदल चाल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक अक्षदीप सिंह ने 1 घंटा 20 मिनट 57 सेकंड का समय निकालकर पोडियम पर शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि प्रतियोगिता के महिला वर्ग में प्रियंका गोस्वामी ने कांस्य पदक जीता। ये भारत का इस प्रतियोगिता में दूसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले ओलंपियन गुरमीत सिंह ने साल 2016 में स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे विकास सिंह और परमजीत बिष्ट ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मेंस ओपन कैटेगरी में विकास ने 1 घंटा 20 मिनट 5 सेकंड और परमजीत ने 1 घंटा 20 मिनट 8 सेकंड के समय में रेस पूरी की। दोनों धावकों ने ओलंपिक के साथ ही वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी अपनी जगह तय कर ली है। ताइवान के ताओ युआन में चल रहे तीरंदाजी एशिया कप में भारतीय तीरंदाजों ने 2 स्वर्ण सहित 3 पदक अपने नाम कर लिए। पुरुषों के व्यक्तिगत स्पर्धा में राहुल ने स्वर्ण पदक पर अपना कब्जा जमाया, जबकि पुरुषों के रिकर्व टीम इवेंट में पार्थ, रामपाल और राहुल ने स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं पुरुषों के व्यक्तिगत स्पर्धा में रामपाल ने रजत पदक अपने नाम किया। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एफए कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। रविवार देर रात खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने फुलहैम को 3-1 से हरा दिया। मैनचेस्टर की तरफ से 2 गोल ब्रूनो फर्नांडिस ने किया, जबकि तीसरा गोल सबेट्जर ने दागा। इस मैच में फुलहैम की ओर से मित्रोविक ने एकमात्र गोल किया। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनता से सीधा संवाद डीडी न्यूज पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए करोड़ों लोगों से सीधे जुड़ते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 3 अक्टूबर 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से अपने मन की बात साझा की थी। अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। हम आपको दिखा रहे हैं कुछ चुनिंदा अंश। 30 अगस्त 2015 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से जनधन योजना से जुड़े रहने पर जोर दिया था। इसके तहत करोड़ों लोगों के जनधन खाते खुले। मैं फिर एक बार संबंधित सबको बधाई देता हूं और बैंक के अकाउंट खोलने वाले सभी गरीब से गरीब भाइयों बहनों को भी आग्रह करता हूं कि आप बैंक से नाता टूटने मत दीजिए। ये बैंक आपकी है, आपने इसको अब छोड़ना नहीं चाहिए। मैं आप तक लाया हूं, अब उसको पकड़ के रखना आपका काम है। हमारे सबके खाते सक्रिय होने चाहिए। आप जरूर करेंगे, मुझे विश्वास है। और आइए अब देखते हैं खबरें सिरे जगत से। बॉलीवुड अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ने अपने सह कलाकार राजकुमार राव के बारे में बात करते हुए कहा कि वे सेट पर उन्हें चिढ़ाते रहते हैं, इसलिए वे उन्हें अपनी जेठानी कहती हैं। गायक, संगीतकार और गीतकार राहुल जैन ने यारा बेपनाह 2.0 दो दिल मिल रहे हैं और जन्म
ते जन्म जैसे कई गानों को अपनी आवाज दी है। अब वो जाने माने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कपिल सोनी के साथ अपने नए गाने वो दिन पर काम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान ने कहा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री अच्छे के लिए बदल गया है और प्रगति के पथ पर है। समग्र रूप से उद्योग बड़े या छोटे अभिनेताओं की अवधारणा से दूर अच्छे अभिनेताओं की ओर बढ़ रहा है। बॉलीवुड अभिनेता आशुतोष राणा ने खुलासा किया है कि राजकुमार राव ने फिल्म भीड़ के एक दृश्य को प्रामाणिक रूप से चित्रित करने के लिए वास्तव में थप्पड़ मारने के लिए कहा। ऑस्कर फीवर के बाद आरआर के एक्टर्स के लिए काम पर वापस लौटने का समय आ गया है। जूनियर एनटीआर 23 मार्च से एनटीआर 30 की शूटिंग शुरू करने के लिए तैयार है। अभिनेता कुणाल खेमू जो वर्तमान में कॉमेडी वेब शो पॉपकॉर्न में नजर आ रहे हैं, उन्होंने कॉमेडी पर अपने दृष्टिकोण को साझा किया है और बताया है कि कैसे इससे उन्हें एक अभिनेता के रूप में बहुत कुछ सीखने में मदद मिली। और आइए अब बात करते हैं सेहत की। मूत्रमार्ग में संक्रमण यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक आम समस्या है जिससे लोग परेशान रहते हैं। यूटीआई दर्दनाक और असुविधाजनक हो सकता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। मूत्रमार्ग में संक्रमण की समस्या आम है जो महिलाओं में अधिक देखी जाती है। महिलाओं में पुरुषों के कंपैरेटिवली यूरिन में संक्रमण या यूरिनरी इन्फेक्शन या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसको हम कहते हैं वो कहीं ज़्यादा कॉमन होता है कंपेयर टू मेन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लक्षण महिलाओं में और पुरुषों में सिमिलर होते हैं। बार बार पेशाब जाना, पेशाब में जलन होना, या अगर संक्रमण बहुत ज़्यादा होता है, इन्फेक्शन ज़्यादा होती है तो फीवर आता है। संक्रमण यदि ब्लैडर यानी पेशाब की थैली तक ही सीमित रहे तो दर्द का लक्षण उत्पन्न होता है। यदि संक्रमण गुर्दे व अन्य भागों में फैल जाए तो समस्या बढ़ जाती है। एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो है जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वुमेन में प्रिवेंट करने के लिए की जा सकती है वो है हाइजीन। एकदम सफाई रखना और सफाई के बाद उसको ड्राई रखना, उसको सारे पेरिनियल एरिया जो है एकदम पोंछ के ड्राई करके सूखा रखना जो है, क्योंकि गीले उसमें चाहे वो पसीने का गीलापन हो या सफाई का पानी का गीलापन हो उसमें बैक्टीरिया ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और मोस्ट ऑफ दीज बैक्टीरिया ये जो आते हैं वो नॉर्मल लेट्रिन के रास्ते से आते हैं और लेट्रिन के रास्ते में वहाँ पे संक्रमण होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। और सफाई रखना और ड्राई रखना ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। इलाज, संक्रमण का इलाज मेनली एंटीबायोटिक से होता है और अगर जिस कारण से पहली बार हुआ, अगर पहले से सफाई और हाइजीन ठीक से नहीं रहा तो दोबारा होने का रिस्क भी रहता है। और जिनको बार बार ऐसा संक्रमण होता है तो उनको डिटेल टेस्ट करवाने चाहिए। मूत्र संक्रमण का इलाज करवाना जरूरी है। सावधानी रखी जाए तो मूत्र संक्रमण के खतरे को कम किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और नया सवेरा में आइए अब बात कर लेते हैं मौसम की। आज छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि हो सकती है। पश्चिमी हिमालय पर हल्की बारिश और बर्फबारी संभव है। तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान के कुछ हिस्सों और दिल्ली में हल्की बारिश की संभावना है। और आइए अब देख लेते हैं विभिन्न शहरों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान।
और जया, ट्यूलिप गार्डन की जो मनमोहक छटा होती है वो किसे नहीं अच्छी लगती है। और अपने दर्शकों को बता दें कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन 16 लाख ट्यूलिप के साथ गुलजार हो गया है। बिल्कुल, और नया सवेरा के अंत में हम आपको छोड़ जाते हैं कश्मीर की वादियों के साथ, जहां ट्यूलिप की हजारों किस्मों से महक गई है ये पूरी घाटी। मुझे अर्शला को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक